दोस्तों, यदि आपने वाकई में सपना देखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम आपका क्वालिफाई हो, तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बस आपको क्या करना होगा, हमारे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना होगा। इस क्रैश कोर्स की खास बात यह है कि केवल और केवल 20 क्लास में आपको देने वाला हूं, और 20 क्लास में आपका जीके जीएस और कंप्यूटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण सिलेबस को मैं कवर करने वाला हूं केवल और केवल 20 क्लास में। दोस्तों, हर एक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। देखिए, अगर हो सके तो आप लोग क्या करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जब आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो आराम से आप क्या कर सकेंगे कि नोट्स से अपना रिवीजन कर सकेंगे। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने सिलेबस पर, यानी कि अपने टॉपिक पर। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। और राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि पुरस्कार है दोस्तों, तो इसके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि किस क्षेत्र में इसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में भारत रत्न को दिया जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भारत रत्न, और फिर जैसे जैसे मैं लिखाते चलूं वैसे वैसे आप लिखते चलिए। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो साहित्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं। तो विज्ञान की बात कर सकते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा की बात करते हैं, यानी समाज सेवा के क्षेत्र की बात करते हैं, और खेल की बात करते हैं। तो वे लोग जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं, तो उन्हें क्या दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, यानी कि भारत रत्न वाला पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। दोस्तों, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसने किया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2 जनवरी, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 2 जनवरी 1954 की बात करते हैं। 2 जनवरी 1954 की बात करते हैं। तो 2 जनवरी 1954 को क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और किसने किया था, तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने इसकी शुरुआत किया था। किसने शुरुआत किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस पुरस्कार को कौन देता है। तो इस पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस पुरस्कार को दोस्तों देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कब इस पुरस्कार को देते हैं दोस्तों, यानी किस समय देते हैं। तो जब प्रत्येक 26 जनवरी को, यानी कि जब हमारे देश में क्या होता है, 26 जनवरी आता है, यानी गणतंत्र दिवस जब आता है, तब यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने जाना कि किस क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। दूसरी बात करते हैं कि हमने ये जाना कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर हमने जाना कि इसकी शुरुआत किसने किया था, यानी किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों। और कब इसे दिया जाता है दोस्तों, तो कब इसे दिया जाता है, तो प्रत्येक 26 जनवरी को दिया जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस को दिया जाता है। फिर किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किसे पहले दिया गया था, मतलब सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन थे, या कौन कौन से वे लोग थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो जैसा कि बात करते हैं सबसे पहले पाने वाले, सबसे पहले बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जी के बारे में बात करते हैं। सी राजगोपालाचारी जी के बारे में बात करते हैं। सी राजगोपालाचारी जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इन्हें सबसे पहले क्या मिला था, भारत रत्न मिला था दोस्तों। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों।
कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र पार्टी की बात करते हैं तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे कौन? सी राजगोपालाचारी जी। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक की बात करते हैं दोस्तों, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। ठीक है, चलो लिख लेना। ठीक है, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बात करते हैं। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बात करते हैं, डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बात करते हैं। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन का मतलब हो जाता है जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात मैं कर रहा हूं, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं। तो इन्हें भी यह सम्मान दिया गया था दोस्तों। दूसरी बात करते हैं इनके बारे में, एक और जानकारी याद रखिएगा, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उसके बाद एक उपराष्ट्रपति भी बनते, एक राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो इनके बारे में एक और बात जानकारी याद रखिएगा कि ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि वे कौन राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो डॉक्टर सी रमन की बात करते हैं, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करते हैं। तो सी रमन की बात करते हैं तो इन्हें भी दिया गया था दोस्तों। तो सी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करते हैं तो इन्हें भी दिया गया था भारत रत्न, यानी कि इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले जो व्यक्ति थे वे थे सी राजगोपालाचारी जी के बारे में बात करते हैं, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। फिर हमने आपको इनके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी आपको बताया हमने कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक की बात करते हैं, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक की बात करते हैं तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे दोस्तों। फिर हमने आपको बताया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे दोस्तों। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में देखा जाए तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही जी थे। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि और तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं किन्हें दिया गया था। तो डॉक्टर सी रमन की बात करते हैं, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करते हैं, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अब आइए बात करते हैं आगे की कहानी में। चलिए नेक्स्ट बात हम जानते हैं कि कब इसे बंद कर दिया गया था। दरअसल क्या होता है, जब जनता पार्टी की सरकार आती है, जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1970 की बात करते हैं, 1977 में क्या होता है कि इस पुरस्कार को बंद कर दिया जाता है। इस पुरस्कार को क्या किया जाता है दोस्तों? बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार आती है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार आती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार जब दोबारा आती है दोस्तों, देखिए जब 1977 में क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है, तब क्या होता है, इस पुरस्कार को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब क्या होता है 1980 में दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आती है, यानी कि आईएनसी आती है, तो 1980 में जब दोबारा आते हैं तो इस पुरस्कार को फिर से शुरुआत कर देते हैं, यानी कि इस पुरस्कार की शुरुआत फिर से कर देते हैं दोस्तों। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार को कब बंद किया गया था और कब दोबारा चालू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब एक तरह से दोबारा शुरुआत किया जाता है तब किसे दिया जाता है? तो उस समय फिर जो मदर टेरेसा होती हैं, तो 1980 में जब इससे शुरुआत किया जाता है दोबारा भारत रत्न को, तो मदर टेरेसा को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मदर टेरेसा जी की बात करते हैं तो उन्हें दिया जाता है। किसे दिया जाता है दोस्तों?
तो मदर टेरेसा की बात करते हैं तो फिर उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर उन्हें यह सम्मान दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है, तो ये बातें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बन जाता है, मतलब इससे पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत रत्न वे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत, मतलब कि एक तरह से मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत की बात करते हैं, मरणोपरांत की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं तो इन्हें क्या दिया गया था? इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अभी केवल और केवल हम भारत रत्न के बारे में ही जान रहे हैं। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अभी तक अगर यदि आप देखते हैं तो 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और जिसमें अगर देखा जाए तो 16 ऐसे लोग हैं, 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब जो मर चुके थे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि देखिए, जो जिनकी डेथ हो जाती है उन्हें नहीं, मतलब उनके घर वालों को दिया जाता है, लेकिन नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं मरने के बाद कैसे उन्हें दिया जाता है। देखिए, नाम तो उन्हीं का होता है, तो उन्हीं के नाम पर दिया जाता है, तो कोई भी प्रतिनिधित्व करता है तो इसका मतलब उन्हें ही दिया गया है, क्योंकि उन्हीं के अच्छे कार्यों के लिए दिया जा रहा है, ना कि दूसरे व्यक्ति के अच्छे कार्यों। क्योंकि अगर कोई और उनके घर का अच्छा व्यक्ति होता है जो अच्छा कार्य करता है साहित्य विज्ञान कला में, तो उसे दिया जाएगा। तो फिर ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो मरणोपरांत में यदि आप देखें तो मरणोपरांत में पहले वे व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं। ठीक है, इन्हें दिया गया था, ठीक है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए, दरअसल क्या होता है, प्रणब मुखर्जी जी के बारे में बात करते हैं, प्रणब मुखर्जी जी के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, प्रणब मुखर्जी जी के बारे में आपने सुना ही होगा कि बहुत ही तेज तर्राट प्रधानमंत्री थे दोस्तों, सॉरी राष्ट्रपति। दूसरी बात करते हैं, इन्हें कब 2019 की बात करते हैं, 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनकी डेथ कब हुई थी दोस्तों? तो इनकी डेथ हुई थी 2020 में, इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि इनकी मृत्यु की बात करते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 2020 में हुई थी। और किस कारण हुई थी, मतलब कारण क्या था दोस्तों? तो वही कोविड-19 के दौरान इनकी डेथ हुई थी। तो कोविड-19 की बात करते हैं तो उसी के दौरान इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं, खेल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसे दिया गया है? सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, तो उन्हें दिया गया है दोस्तों। खेल के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो रहे हैं सचिन तेंदुलकर जी की बात करते हैं, तो उन्हें दिया गया है 2014 में दिया गया है। कब दिया गया है? तो 2014 में इन्हें दिया गया था, भारत रत्न सम्मान दिया गया था, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले पुरस्कार के बारे में। अगला पुरस्कार है दोस्तों नोबेल पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है दोस्तों नोबेल पुरस्कार है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य की बात करते हैं। फिर उसके बाद चिकित्सा की बात करते हैं दोस्तों, साहित्य चिकित्सा की बात करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं भौतिकी की बात करते हैं। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? रसायन के क्षेत्र में। और शांति की बात करते हैं तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और उसके बाद अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी दिया जाता है दोस्तों। अगला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। अगला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो किस क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार को? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर देखा जाए तो भारतीयों को जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, आइए हम जान लेते हैं कि सबसे पहले किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था हमारे भारतीय में। तो सबसे पहले बात करते हैं तो रवींद्रनाथ जी के बारे में बात करते हैं, रवींद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, जिनके बारे में आप जानते ही हैं।
रवींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनके बारे में तो आपने सुना ही है कि रवींद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में। ये वही रवींद्रनाथ टैगोर है जब गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण का सत्याग्रह किया था 1917 में। और वो सत्याग्रह जब सफल हो गया था तो गांधी जी को इन्होंने क्या दिया था, महात्मा की उपाधि दिया था। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया हुआ है? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, रवींद्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया हुआ है। ठीक है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था दोस्तों। कब मिला था? 1913 में। जब भारत देश नहीं आजाद हुआ था तभी इन्हें एक तरह से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, बात करते हैं इन्हें किस क्षेत्र में मिला था। तो इनके बारे में बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था। अब बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला हुआ था। तो सीवी रमन के बारे में तो आप जानते हैं। सीवी रमन की बात करते हैं यानी चंद्रशेखर रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करते हैं तो सीवी रमन को 1930 में मिला था। तो 1930 की बात करते हैं तो किसे मिला हुआ था? सीवी रमन को मिला था। किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं तो शांति क्षेत्र में किसे मिला था? तो शांति क्षेत्र की बात करते हैं तो मदर टेरेसा को मिला था। किसे मिला था? तो मदर टेरेसा की बात करते हैं दोस्तों। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा की बात करते हैं। टेरेसा, एक मिनट दोस्तों, मदर टेरेसा की बात करते हैं तो इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था। इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में। कब मिला था? 1979 में मिला था। कब मिला था? 1979 यानी कि 1979 में इन्हें यह पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र छात्र सॉरी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें मिला हुआ था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। किसे मिला था? तो ध्यान रखिएगा, अमर्त्य सेन। ये बहुत ज्यादा आते हैं अमर्त्य सेन दोस्तों, इनका नेम जरूर याद रखिएगा। 1998 में इन्हें मिला हुआ था। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। ठीक है, आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन और शांति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहले किन्हें मिला हुआ था? रवींद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, ठीक है, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। भौतिकी की बात करते हैं तो सीवी रमन की बात करते हैं। शांति की बात करते हैं तो मदर टेरेसा की बात करते हैं। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन जी की बात करते हैं। इनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो अगला पुरस्कार है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार है। अगला पुरस्कार की बात करते हैं तो तीसरा पुरस्कार कौन है? पुलित्जर पुरस्कार है। कौन सा है? पुलित्जर। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए जल्दी से, किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ इन्हें मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर अगले पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो ऑस्कर की बात करते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? फिल्म क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र की बात करते हैं, फिल्म के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेमी पुरस्कार की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेमी पुरस्कार की बात करते हैं। ग्रेमी पुरस्कार की बात करते हैं तो ग्रेमी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। एक बार मैं पानी पी लेता हूं। तो संगीत संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मैं आपको समझा रहा हूं क्या समझ में आ रहा है या नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए।
तो दोस्तों अगर आप देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में, 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1958 में। 1958 की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी। तो ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो फिल्म के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1965 में। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्यटन के बारे में। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं। तो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कन्हेरी गुफा के बारे में। तो इसको ध्यान रखिएगा, कन्हेरी की गुफाएं की बात करते हैं। कन्हेरी की गुफाएं के बारे में बात करते हैं तो एक कहां पर है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कहां पर है दोस्तों। तो मुंबई तो आप जानते ही होंगे, यानी कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों? तो किसके द्वारा बनवाया गया, यानी कि निर्माणकर्ता लिख सकते हैं, निर्माणकर्ता की बात कर सकते हैं, या किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों? तो यह बनाया गया, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, तो बौद्धों द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? तो बौद्धों द्वारा बनाया गया। तो बौद्धों द्वारा कौन सा गुफा बनाया गया दोस्तों? कन्हेरी की गुफाएं बनाई गई। तो कन्हेरी की गुफाएं की बात करते हैं तो कहां पर है? मुंबई में है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो बौद्धों द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों। अब आइए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की बात करते हैं दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं की बात करते हैं। तो एक किस क्षेत्र में, ये कहां पर स्थित है? तो ये भी अगर आप देखें तो यहीं पर स्थित है, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये भी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो किन शासकों द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया, ये महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाता है। तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट शासकों की बात करते हैं, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था दोस्तों, या बनवाया गया था दोस्तों। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और एलिफेंटा की गुफाओं में खास बात यह है कि इसमें हिंदू देवी देवताओं के अनेक मूर्तियां हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें क्या है? हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अजंता की गुफाएं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अजंता की गुफाएं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है अजंता की गुफाएं के बारे में। ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाओं या गुफाएं के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक कहां पर है? सबसे मेन ये हो जाता है कहां पर है और किसने बनवाया था। तो कहां पर है दोस्तों? औरंगाबाद कहां पर है? अब औरंगाबाद की बात करते हैं तो ये कहां पर है? तो औरंगाबाद की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है। तो औरंगाबाद की बात करते हैं तो कहां पर है? महाराष्ट्र में। और दूसरी बात करते हैं गुप्त शासकों द्वारा इसे बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? तो गुप्त शासकों द्वारा। ध्यान रखिएगा गुप्त शासकों द्वारा अजंता की गुफाओं को बनवाया जाता है, यानी कि बनाया जाता है, ठीक है, या बनवाया जाता है, ठीक है। ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाएं। अब आइए बात कर लेते हैं एक और महाराष्ट्र की है, वो है एलोरा की गुफाएं। अब आइए बात कर लेते हैं एक और एलोरा की गुफाएं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया, एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं, एक, फिर दूसरी बात हमने आपको यहाँ पर बताया और तीसरी बात हमने आपको यहाँ बताया। एक और मैं आपको बता देता हूँ महाराष्ट्र की गुफाएं। चौथी बात कर लेते हैं। तो चौथी जो गुफाएं हैं दोस्तों एलोरा की गुफाएं हैं। कौन सी है? एलोरा की बात करते हैं तो एलोरा की गुफाएं याद रखिएगा। अब एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं तो एक कहां पर है?
वहीं औरंगाबाद की बात कर लेते हैं, कहां पर है, औरंगाबाद की बात कर सकते हैं। और औरंगाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में है, जो कि आप जानते ही हैं। और इसको किसने बनवाया था, तो बौद्धों ने बनवाया था। तो बौद्धों ने इसे बनवाया था, यानी बौद्ध द्वारा इसे बनवाया गया था दोस्तों। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले हमने भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहले हमने जाना कन्हेरी की गुफाओं के बारे में, या कन्हेरी की गुफाएं के बारे में हमने जाना। एक कहां पर है कन्हेरी की गुफाएं दोस्तों, तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। और किसने बनवाया था दोस्तों, या निर्माणकर्ता कौन थे, तो बौद्ध द्वारा बनवाया गया था, यानी कि बौद्धों द्वारा बनवाया गया था। दूसरी बातें हमने आपको बताया दोस्तों, दूसरी बात करते हैं, दूसरी बातें हमने आपको बताया कि एलिफेंटा की गुफाएं की बात करते हैं, तो एक कहां पर है, तो ये भी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। और किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया, तीसरी बात हमने आपको बताया कि अजंता की गुफाएं के बारे में। और अजंता की गुफाओं के बारे में बात करते हैं, तो अजंता की गुफाएं कहां पर हैं, तो औरंगाबाद यानी कि कहां पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और किसने बनवाया था, गुप्त शासकों ने बनवाया था। फिर हमने आपको बताया एलोरा की गुफाएं के बारे में। एलोरा की गुफाएं कहां पर है दोस्तों, तो एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और फिर हमने आपको बताया कि बौद्धों द्वारा इसे बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, बौद्धों द्वारा बनवाया गया था या बनाया गया था। चलिए अब आइए बात करते हैं विजय स्तंभ की बात करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं विजय स्तंभ की बात करते हैं, विजय स्तंभ। अब हम बात कर लेते हैं विजय स्तंभ की बात कर लेते हैं, सॉरी। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है दोस्तों, एक काम कर लेते हैं, इसको एक एक थोड़ा से इधर से आते हैं। विजय स्तंभ की बात करते हैं, विजय स्तंभ की बात करते हैं, विजय स्तंभ की बात करते हैं। विजय स्तंभ यानी कि जो कि चित्तौड़ में है, कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा चित्तौड़ में। कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़। अब बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि चित्तौड़ कहां पर है। चित्तौड़ की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, या चित्तौड़ की बात करते हैं, तो कहां पर है, तो राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा राजस्थान में है। किसने इसे बनवाया था दोस्तों, तो महाराणा कुंभा का नेम ध्यान रखिएगा। महाराणा किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, याद रखिएगा किसने बनवाया था, तो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की बात करते हैं, महाराणा कुंभा की बात करते हैं, तो इन्होंने इसे बनवाया था विजय स्तंभ। फिर बात करते हैं अढ़ाई दिन के झोपड़ा के बारे में। अढ़ाई दिन के झोपड़ा की बात करते हैं, अढ़ाई दिन की झोपड़ा, अढ़ाई दिन के झोपड़ा की बात करते हैं दोस्तों। तो अढ़ाई दिन के झोपड़ा के बारे में तो आप जानते ही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है, राजस्थान के अजमेर में है, यानी कि अजमेर में है, यानी कि राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में है। और किसने बनवाया था इसे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और एक तरह से यदि आप देखें तो कुतुब मीनार के निर्माण को भी इसने प्रारंभ करवाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बीच में ही इसकी डेथ हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, कुतुब मीनार को कौन कंप्लीट करवाता है, इल्तुतमिश करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अढ़ाई दिन के झोपड़ा के बाद। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कंदरिया। ध्यान रखिएगा कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर की बात करते हैं। कंदरिया महादेव, एक मिनट, कंदरिया महादेव मंदिर की बात करते हैं, महादेव मंदिर की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो कंदरिया महादेव के बारे में बात करते हैं, तो ये कहां पर है, ये है दोस्तों खजुराहो में। ये कहां पर है, खजुराहो में। और खजुराहो कहां पर है, तो आप तो जानते ही हैं खजुराहो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसे किसने बनवाया था, किन शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था, तो चंदेल शासकों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो चंदेल शासकों की बात करते हैं। देखिए अगर कोई चीजें इधर उधर मिस होती हैं तो ये मत सोचिएगा मात्रा या इधर उधर की बिंदु देखो, ये मत सोचिएगा कि ये गलत लिख रहे हैं। दरअसल क्या होता है, लिखते समय आप जानते हैं कि सारी चीजें बोलना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, और फटाफट लिखना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इधर उधर की चीजें होती हैं, तो उस पर ज्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप फोकस करिएगा, और मैं बोल भी रहा हूँ ताकि आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकें। तो चंदेल शासकों की बात करते हैं, तो चंदेल शासकों द्वारा कंदरिया महादेव के मंदिर को बनवाया गया था दोस्तों। और एक कहां पर है, खजुराहो में। और खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश में।
आप लोग सारी चीजें जानते हैं, समझदार भी हैं। चलिए अब बात करते हैं वेल्यूर मठ। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेल्यूर मठ की बात करते हैं, ये भी ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा वेल्यूर मठ के बारे में। वेल्यूर मठ की बात करते हैं तो ये कहां पर है, तो कोलकाता में है। वेल्यूर मठ कहां पर है, तो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल। और किसने बनवाया था, स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था। किसने बनवाया था, स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद जी ने